नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। आज हम जो है संस्कृत वर्णमाला का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने स्वरों के बारे में आपसे चर्चा की थी, आपको बताया था कि स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और संस्कृत वर्णमाला में कौन गिना जाता है, कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे 13 होते हैं तो यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला में 9 ही स्वर होते हैं और 9 में भी मूल स्वर होते हैं। उसमें ये बताया गया है कि मतलब संस्कृत व्याकरण के वैयाकरणों ने बताया है कि जो मूल स्वर होते हैं वो 5 ही होते हैं। ठीक है, आज उसी के आगे की चर्चा हम करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? हम संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। व्यंजन जो होते हैं वो आपके कुल 33 होते हैं, 33। देखो लिखा हुआ कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। ठीक है, अनवग भवति व्यंजनम। ठीक है, जिसको जो है किसी के बिना ना बोला जा सके। ठीक है, मतलब कहने का है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और लिखा है व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, व्यंजनम चार्धमात्रिकम लिखा हुआ है, मतलब व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। चाहिए तो आप इसको मैं आगे लिख दूं, आपके यहाँ लिख दूं कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। कल शायद बताया भी था हमने। ठीक है, ठीक। अनवगी भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है इसको पढ़ते हैं आ, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं अ, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। अब क पढ़ते हैं तो क के साथ आ का उच्चारण आ रहा ना, लेकिन इसको शुद्ध व्यंजन के रूप में संस्कृत भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क। ये का है और क, ये का है, एक को क्या है? का क। ठीक है, तो बस वही चीज है कि जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं वो जो है आ को साथ में लेके चलते हैं। ख ख ख ख ग। ठीक है, तो अब इस चीज को आपको जो है महसूस करना है, इस चीज को आपको पढ़ना है और महसूस करना है। तो बस वही चीज है कि अनवग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके। अब ये तो स्वतंत्र बोला जा रहा है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं बोला जा रहा है। क्यों? इसके साथ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, तभी ये स्वतंत्र नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सके वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। सभी व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार में रखा गया है। अच्छा, कल से आप लोगों को हम एक बीच बीच में चीज बता देते हैं कि 1 से लेकर 14 तक, सॉरी 1 से लेकर 4 तक जो है आपके माहेश्वर सूत्रों को जो है स्वर में रखा गया है। ठीक है, और बीच बीच में हल और ये पता नहीं क्या क्या आपको डाल देते हैं। तो निश्चिंत रहिए, हम प्रत्याहारों के बारे में भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि प्रत्याहार होते कैसे हैं और कैसे बनाए जाते हैं प्रत्याहार। ठीक है, हमने कल बताया भी था कि 42 प्रकार के प्रत्याहार होते हैं, तो आप इस चीज को जान लीजिए। ठीक, ये कि सभी के सभी व्यंजन वर्ण किसमें होते हैं? हल प्रत्याहार में होते हैं। इन्हें हल भी कहा जाता है, नहीं हल व्यंजन भी कहा जाता है। अब दिमाग में एक चीज आ गई, हमने बताया था स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक है, यानी वो अच प्रत्याहार में के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। सेम उसी तरीके से जब ये सारे के सारे हल प्रत्याहार में रखे गए हैं, इनको हल कहा जाता है, तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता होगा। है तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं इस चीज को, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। कुल कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। माहेश्वर सूत्र के हैवरट के हल से लेकर, यानी सूत्र नंबर 5 से 14 तक। ठीक है, 1 से 4 तक तो आप किसमें है? एक से 4 तक तो आपके किसमें है? स्वर में है। ठीक है, यानी माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं।
4 आपके स्वर में निकल गए, बचे कितने 10, और 10 कहाँ जाएंगे व्यंजन वर्ण में आ जाएंगे। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी माहेश्वर सूत्र टोटल 14 होते हैं, ठीक है। पाणिनि ने इनकी रचना की थी, ठीक, पाणिनि ने इनकी रचना की थी माहेश्वर सूत्रों की। कहाँ से रचना की थी, शिव जी का डमरू बजा था, उस डमरू से जो भी उनको चीज़ें समझ में आई, जो भी वर्ण निकले, वो सारे के सारे क्या हो गए माहेश्वर सूत्र हो गए, उन्होंने लिख लिए थे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 1 से लेकर 4 तक आपके सारे के सारे स्वर आते हैं। माहेश्वर सूत्रों की जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनमें आपके स्वर आते हैं, और अंतिम 10 सूत्रों में आपके क्या आते हैं व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। मोटी मोटी चीज़ें हैं और यही सारी लगभग पूछी जाती हैं, यही क्वेश्चंस में आती हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब जान लीजिए कि व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं और ऊष्म होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक। लेकिन संयुक्त व्यंजन माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिने जाते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन को हम यहाँ पर इनके प्रकार में नहीं लिख रहे हैं। यानी संस्कृत वैयाकरणों ने कहा कि व्यंजन जो है सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन को भी संस्कृत वर्णमाला में गिना गया है, लेकिन उनको माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिना गया है। जो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने गए हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की, का से मा तक, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन आपके क्या होते हैं, जो का से लेकर मा तक वर्ण होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श होते हैं। यानी कौन कौन से, क ख ग घ छ छ ज झ झ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प त थ द ध न प फ ब म, ठीक है। यानी क च ट त प, ठीक। ये देखो इसीलिए हमने इस चीज को लिख रखा है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ये अगर याद हो गया आपको, ठीक है, तो समझ लो कि आपके व्यंजन वर्ण क्लियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको देखो सारे के सारे व्यंजन वर्ण, अब ये यहाँ पे 5 हमने व्यंजन लिखे हैं, का च ट त प, 1 2 3 4 5, इसको का वर्ग कहा जाता है, ठीक है। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे जो आपके जितने 25 व्यंजन हैं कुल, ठीक है, का से लेकर मा तक जितने व्यंजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, और इनको स्पर्श व्यंजन ही कहा जाता है। और इसके लिए एक सूत्र है, कदयो मावसाना स्पर्शा, ठीक है, कदयो मावसाना स्पर्शा, कदयो मावसाना स्पर्शा, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये सूत्र कहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कंठ से बोले जाने वाली, तालु से बोले जाने वाली, मूर्धा से बोले जाने वाली और दंत से बोले जाने वाली, ओष्ठ से बोले जाने वाली, ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे आपके, सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, का से लेकर मा तक यानी स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और देखो संस्कृत पढ़ना है, अगर डीप में पढ़ना है तो संस्कृत को संस्कृत की तरीके पढ़ो, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट की परीक्षा पास करनी है, इसलिए संस्कृत को हम उसकी दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। अन्यथा भी बहुत कुछ इसके अंदर है, मैंने छोड़ रखा है, वो आपके मतलब का नहीं है, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और साथ में बीच बीच में एक चीज़ बोलते रहें, याद दिलाते रहें आप लोगों को कि लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। आपका अपना चैनल है, हमारा चैनल है, ठीक है। और इसको प्यार स्नेह दुलार दिखाते रहिएगा। चलते हैं आगे। हमने आपको बताया कि क्या से लेकर मा तक आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये देखो का है और ये मा है, यहाँ तक के सारे व्यंजन स्पर्श हैं। अब मन में आ रहा होगा गुरुजी इसके आगे क्या लिख दिए हैं, ये कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य। बच्चों को बता रहे हैं, ये इनके उच्चारण स्थान हैं, इन्हीं उच्चारण स्थानों पे हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब ये देखो का से लेकर अंगा तक इनको कंठा वर्ण कहा जाता है। अब दिमाग में इतना बत्ती जला लीजिए कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंठ यानी गले से बोले जाते हैं, ठीक है। और चा से लेकर इया तक तालव्य कहे जाते हैं, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। टा से लेकर ड़ा तक मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और ता से लेकर ना तक दंत्य वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये दांतों से बोले जाते हैं। पा से लेकर मा तक ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये ओंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और उदित भी होते हैं। देखो उदित वर्ण क्या होते हैं, कुछ टुपु, जिनमें उ की मात्रा लगे वो उदित हो गए। इनको लघु या दूसरा कहा जाता है, लघु या दूसरा वर्ग कहा जाता है इन 5 वर्गों को।
ये जो 5 वर्ग हैं आपके, इनका दूसरा नाम है कुचुटुतुपु, ठीक है, इनको उदित कहा जाता है। आप समझ लो इस चीज को, इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा क्यों होती है इसके बारे में आपसे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए व्याकरण का विषय है और इस विषय को पढ़ने के लिए आपको और गहराई में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कुचुटुतुपु, ठीक है, ये जो आपके ये का वर्ग हैं 5, इन वर्गों का लघु या दूसरा नाम है, चाहे छोटा कु कह दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, और या कह दो चुट्टू कह दो, चुट्टू में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, कुहेष्ट में का और चा आ जाएगा। तो इसी तरह से हैं इनके सबके नाम, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये उदित कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, ये उदित कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखो, हमने देखो लिख रखा है इन 5 वर्गों का लघु या दूसरा नाम, ठीक है, किन 5 वर्गों का, ये का से लेकर ये आपका क्या है, ये आपका है का वर्ग, ठीक है, ये आपका है चा वर्ग, ये आपका है टा वर्ग, ये आपका है ता वर्ग, ठीक है, और ये आपका है पा वर्ग, ठीक, इतनी चीजें हैं। इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है, ये भी देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, किसकी ऊ संज्ञा होती है, इस संज्ञा होती है, ऊ की इत संज्ञा होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, यणो अंतस्थ, ठीक, ये सूत्र है इसका अंतस्थ व्यंजन का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, लाइन इसीलिए नहीं खींचते ताकि आपको मार्क करके बताने में मजा आए और आपको समझ में आए। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब भैया एक चीज जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वर्ण आता है, तो आप जान लीजिए अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, 11 लावा, ठीक है, 11 लावा अंतस्थ होते हैं, इसलिए वो कहाँ आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। और आपसे पूछ लिया जा सकता है 4 वर्ण होते हैं, या र ल व, और इन्हीं में से कोई एक वर्ण दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ है या यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। यणो अंतस्था लिख दिया जाएगा, इसका अर्थ पूछ सकते हैं कि यणो अंतस्था यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत मामूली से, यही बारीकियां आपको पढ़नी है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इनको शल कहा जाता है, सल ऊष्मणाः, ठीक है, सल ऊष्मणाः, ऊष्मणा सल इसलिए कहा जाता है, ये इसका सूत्र है, ठीक है, सल ऊष्मणा ये इसका सूत्र है। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं शाखा शाहा, ठीक, श ख श ह, इसको संस्कृत में खा कहा जाता है, वैसे भी खा बोल सकते हैं, खा से खटकोण आप लोग कहते ही हैं हिंदी में भी। यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं कौन, शाखा शाहा, ठीक। और हमने तीनों व्यंजनों की आपकी बात कर ली। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। अब रहे आपके कौन से, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो मिलके बने हो उन्हें मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे क ख और अ मिलके क्या बनता है, छ बनता है। त र अ मिलके क्या बनता है, त्र बनता है। ज यहाँ पे देखो रेफ लगाना भूल गए हम, इसलिए हल बहुत जरूरी है। आप इस चीज को जान लीजिए कि यही शुद्ध है, ये शुद्ध क्या है, व्यंजन है। क्या बन गया, ये ज य और अ मिलके ज्ञा बन गया, ठीक है। अभी कुछ चीजें इसके अंतर्गत बाकी हैं, जैसे कि इस पर क्या कहेंगे उनको, उच्चारण स्थान, ठीक है। आपके जितने भी ये वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान भी बताने हैं हमको, क्योंकि उच्चारण स्थान से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपधिमान भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। और इसी तरह से 2-3 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। और इसके बाद हम माहेश्वर सूत्र अगली क्लास में आप लोगों से इसी बात चर्चा कर लेंगे। जैसे ही आपको उच्चारण स्थान बता लेंगे, उसके तुरंत बाद उसी के साथ माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेंगे और प्रत्याहार क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको बता देंगे कि प्रत्याहार का माहेश्वर सूत्रों से क्या रिलेशन है। आप बहुत आसान समझिएगा, मतलब संस्कृत तो बिल्कुल ही कठिन है ही नहीं। देखिए भाषाएं, ये सब्जेक्ट कोई भी कठिन नहीं होता, कठिनाई सिर्फ इस बात पे होती है कि आप उसको कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं। जब किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट दिखाना यानी उसको पसंद करना, उसमें रुचि दिखाना स्टार्ट करिए। जब तक आप रुचि दिखाना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको दिक्कतें आती रहेंगी।
और यूपी टेट आपका सर पे है। अभी मान के चलिए कि 28 नवंबर के बहुत दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि 10 दिन तो आपके दीपावली में चले जाएंगे। ठीक है, 10 दिन जब दीपावली में चले जाएंगे तो चूंकि ये जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है और इधर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही जो है धूमधाम से मनाया जाता है। मैक्सिमम हमारे ऐसे जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं होंगे जो घर से बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, अब घर वापस जाएंगे अपने, तो वहाँ पर जो है 5-7 दिन तो लग ही जाएगा आसानी से। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि परीक्षा आपके सर पे है। ठीक है, और मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कोर एरियाज कवर कर रहा हूँ। ठीक, तो अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे हम आपसे, और हमारे और आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।